हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर, टेंटलम, रामसर साइट, IRRA शामिल हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, किन्होंने बनाया था, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसका जिक्र किया था M.N. रॉय नाम के एक राजनीतिज्ञ ने, एक पॉलिटिशियन ने, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जब हमारे देश को आज़ाद करने का बात आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत संविधान को बनाने का, फ्रेम करने का जब जिम्मेदारी आई, तो 16 मई 1946 को एक कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में लाया गया और इसके चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, H.C. मुखर्जी, इनको इलेक्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट और H.C. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को B.N. राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में। और इस तरह से टोटल मेंबरशिप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 हो गई, जिसमें से 229 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ब्रिटिश स्टेट्स के थे, 93 जो प्रिंसली स्टेट के, यानी जहाँ पे राज्य राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, उनमें से थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे, प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान वो जगह है जो आज वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। इन जो 4 चीफ कमिश्नर थे इन 4 जगहों के, इनको भी मेंबर बनाया गया था। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पिता स्वरूप किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के संविधान को बनने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने दिन का समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। देखिए, हमारा जो संविधान है वो बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, पर लागू किया गया इसे 26 जनवरी को। तो बहुतों के मन में ये सवाल उठता होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया, लेकिन 26 जनवरी को, यानी कि पकड़ लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीब 3 महीने का वक्त, करीब 3 महीने का जो वक्त है, इतना वक्त क्यों लिया गया? इसके पीछे जो मेन कारण है, देखिए, हमारे आज़ादी का जो पहला दिन है वो 26 जनवरी को ही मनाया गया था। 1930 में 26 जनवरी का भारत का पहला आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस दिन को याद करने के लिए इस 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू किया गया 1950 को। जब संविधान बन गया तो कुछ कुछ जो प्रोविजनल जो सिटीजनशिप, इलेक्शन, ऐसा कुछ कुछ बात है, वो सब उस दिन से ही लागू समझा जाता था। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं। पहले 22 पार्ट थे, अब 25 हो गए हैं। साथ ही साथ 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल यानी 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो समय के साथ इनमें आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स तीनों ही बढ़े हैं। आपको इन डेट को, इस ईयर्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ।
द गवर्नर। सो हमारे संविधान के पार्ट 6 में गवर्नर के बारे में चर्चा की गई है। जिस प्रकार जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के हेड होते हैं, उसी प्रकार गवर्नर को हमारे राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया है। गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट के हेड हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया है। गवर्नर जो है इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका जिक्र आर्टिकल 155 में किया गया है। आर्टिकल 156 में गवर्नर को ये भी बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं उनके पद से, यानी कि वो जो साथ ही साथ आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं, जिसमें ग्रांट पार्डन मतलब माफ़ी देना, साथ ही साथ रिमेंशंस देना, अगर किसी का सज़ा कम कर देना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मान लीजिए किसी लॉ के अंदर किसी को कोई सज़ा मिली है, उस सज़ा को कम कर देना या पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ये थोड़ा बहुत पावर जो है आर्टिकल 161 में गवर्नर को दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 163 की बात करें तो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर उपलब्ध है। ये डिस्क्रिशनरी पावर इतना ही पावरफुल है कि ये प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, विच इज़ नॉट एवर इवन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट, जो कि गवर्नर को दिया गया है। मोर ओवर कोर्ट्स कैनॉट क्वेश्चन हिज डिस्क्रिमिनेशन, और इतना पावर है कि अगर वो कुछ इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कोर्ट भी उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल डिस्क्रिमिनेशनरी पावर फॉर गवर्नर इज। उसके बाद गवर्नर के लिए आर्टिकल 171 में स्टेट्स और स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, एलसी, इसमें ये कुछ मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो डिस्टिंग्विश्ड सेक्टर से आते हैं। वो लिटरेचर यानी साहित्य, साइंस यानी विज्ञान, आर्ट यानी कला के क्षेत्र से, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के क्षेत्र से आ सकते हैं। इस क्षेत्र में अच्छे करने वाले व्यक्तियों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी जा सकती है, जिसको गवर्नर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 213 में गवर्नर को एम्पावर्स किया गया है इशू एन ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभा रेस्ट में हो, बंद हो, उस समय किसी की कोई इमरजेंसी आ जाए, ऐसा कोई कानून बनाने लग जाए जिसका बहुत ज़रूरत है, तो दो आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करके गवर्नर थोड़े दिन के लिए किसी एक कानून को लागू करवा सकते हैं। कौन बन सकता है गवर्नर, क्या है इसकी क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नर को सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा, कम से कम 35 साल की उम्र को पार करना पड़ेगा, और ये पार्लियामेंट के किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो है मेंबर नहीं हो सकते। जब ये गवर्नर के लिए नामांकित होंगे तो ये ना ही लोकसभा, राज्यसभा, ना ही विधानसभा के ये मेंबर हो सकते हैं, और ये किसी भी ऐसे कार्य में लाभ के पद पर किसी वो मौजूद नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे इनको लाभ का ये होना पड़े। तो अगर ये क्वालिफिकेशन किसी के पास है तो दे बिकम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। गवर्नर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप लोग इसे जरूर अच्छे से पढ़िएगा। आईआईटी रोपर डिस्कवर रेयर मेटल टेंटलम। तो देखिए आईआईटी रोपर के द्वारा एक बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कवरी की गई है। जो आईआईटी रोपर के रिसर्चर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के, जिन्हें लीड कर रहे थे डॉक्टर रेशमी सेबास्टियन, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। इस टीम ने डिस्कवर किया है टेंटलम को। टेंटलम एक बहुत ही रेयर मेटल होता है जो कि पाया गया है सतलुज रिवर में। सतलुज रिवर कहाँ है? पंजाब में है। अगर हम टेंटलम की बात करें तो टेंटलम जो है ये एटॉमिक नंबर 73 रखता है, और ये एक बहुत ही रेयर रिमार्केबल मेटल की लिस्ट में कैटेगरी में आता है।
और ये जो मेटल होता है ये अपने एक प्योर फॉर्म में होता है। सो ये मेटल जितना भी आप स्ट्रेच करें, जितना भी आप इसको थिन करें, ये टूटता नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि जो टेंटलम है, टेंटलम की डिस्कवरी अभी हुई है, बल्कि टेंटलम जो है बहुत पहले एंड्रस गुस्टाफ इकेनबर्ग नाम की एक स्वीडिश केमिस्ट है जिन्होंने टेंटलम को 1802 में येतेरबाई स्वीडन में खोजा था। इनिशियली इसे पहले जब डिस्कवर किया गया था तो इसे नियोबियम के समक्ष पाया गया था, बट 1866 में जेन चार्लेस गैलिस्टर्ड डी मार्गिनेक नाम के एक स्वीडिश केमिस्ट है जिन्होंने ये पता लगाया कि नहीं, टेंटलम और निम्बलम जो है दिस आर द डिफरेंट, नियोबियम जो है ये दिस आर द डिफरेंट मेटल्स, बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कैटेगरीज ऑल्सो। सो इसके बाद जो है टेंटलम अपने वर्तमान पहचान में आया। सो टेंटलम का नाम जो है ये टेंटलस एक माइथिक पनिशमेंट है एक्चुअली में, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक जो सभ्यता है, जैसे आप इंडियन सभ्यता की बात करते हैं उसी प्रकार ग्रीक सभ्यता आप सभी जानते ही होंगे। सो टेंटलस फिगर आउट नोन एज द पनिशमेंट ऑफ ज्यूस। सो ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक फिगर है जो ज्यूस के द्वारा दी जाने वाली सज़ा के रूप में ये किया जाता है। सो टेंटलम जो है एक इंसोलेबल एसिड मेटल है जो कभी एसिड में जो है इंसोलेबल नहीं होता है, मिलता नहीं है। तो टेंटलम की अगर हम यूज़ की बात करें तो ये एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल पॉइंट रखता है, मेटल रखता है, जिसके कारण ये जो है इसे केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एरोप्लेन्स में, मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इससे बनने वाली चीज़ जो है काफ़ी टिकाऊ होंगी। साथ ही साथ टेंटलम में एक और नेचर पाया जाता है, ये तरल रूप में भी रह सकता है। सो इसीलिए सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स है अगर इसको बनाया जा सके, साथ ही साथ आर्टिफिशियल जॉइंट्स, आजकल लोगों के पैर में, घुटनों में जो दर्द होती हैं, बहुत सारे जो जॉइंट्स है वो घिस जाते हैं, जिसके कारण अगर टेंटलम के द्वारा आर्टिफिशियल जॉइंट्स बनाए तो शायद हो सकता है आने वाले भविष्य में ये भी ह्यूमन के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो। साथ ही साथ टेंटलम जो है कार्बोनिक, टेंटलम कार्बोनिक TaC भी इससे बन सकता है, कंपोजिट अगर इसको ये किया जाए कार्बन के साथ, ग्रेफाइट के साथ। सो अगर इसको कार्बन के साथ मिलाया जाए तो ग्रेफाइट जो बनेगा इसका हार्डनेस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ये इतना हार्ड होगा कि हाई स्पीड मशीन टूल्स का कटिंग करने में भी इसे सहायता ली जा सकती है। सो दिस वाई द टेंटलम जो कि IIT रोपर के द्वारा डिस्कवर किया गया है वो अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल मेटल के रूप में सामने आ रहा है। रामसर साइट, सो ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको भारत में जितने भी 75 जो वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर साइट कहा जाता है उन सारे के नाम आपको इसी मैप में मिल जाएंगे। ये मैप मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप्स में दे दूंगा। सो considering the ecological status, biodiversity values, लोकतक वेटलैंड ऑफ
इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसको रामसर कॉन्वेंशनल को इसको 1990s में एक रामसर कॉन्वेंशन साइन किया गया था। बाद में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1993 में लिस्टेड किया गया। तो रामसर कॉन्वेंशन में क्या हुआ था? रामसर कॉन्वेंशन में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब संधि, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड रिसोर्स जो है, वेटलैंड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है रिसोर्स है, यानी कि यहाँ पर जो है जो यहाँ पर वनस्पति या जीव जंतु पाए जाते हैं, दे आर वेरी रेयर्स। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये पार्ट को ये लिस्ट किया गया था, जो चैलेंजेस इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो झेल रहे हैं, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। सो इंडिया से 2 वेटलैंड थे, जिनमें एक कियोलिडियो नेशनल पार्क राजस्थान में और एक लोकतक लेक जो कि मणिपुर में मौजूद है। सो ये जो मणिपुर का जो लोकतक लेक है, जिसमें कियोबुल लामजो नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है, इसमें एक इंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, जो है सांघाई डियर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड सांघाई डियर। तो ये जानते ही हैं आपके मणिपुर में जो ये लोकतक लेक है, ये एक फ्लोटिंग लेक है। यहाँ पर जो लेक है, इसमें जो जंगल आपको दिख रहा है, ये फ्लोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे डियर्स, बहुत सारे जो और भी जीव जंतु है इसमें पाए जाते हैं। पर IUCN के स्टेटस के अनुसार जो क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट चेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक डाटा प्रस्तुत किया गया है, इसके अनुसार ये जो सारे स्पीसीज है अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गए हैं। ये जो आपको मैंने अभी ये सांघाई डियर के बारे में बताया, ये सांघाई डियर जो है, इसे डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने आप को, ये जो ये देख रहे हैं, ये जो फ्लोटिंग लेक देख रहे हैं, इसमें अपने आप को बैलेंस करने की चेष्टा करता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये डियर डांस कर रहा हो, असली में ये अपने आप को बैलेंस करता है। खैर जो भी है, वाई इट इज़ नॉन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर, तो मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग बायोमास यानी पोमिट्स में ये अपने आप को बैलेंस करता है। तो मैं अपने आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो रामसर साइट है, रामसर साइट में से कोई भी 5 रामसर साइट जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में हैं, उनका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और जो बाकी ये टॉपिक है रामसर साइट का, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप ज़रूर इस लिस्ट को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इससे अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएँ। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRRA प्लेटफॉर्म। सो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRR एक प्लेटफॉर्म है जो सेफ्टी नेट के रूप में इन्वेस्टर्स के टेक्निकल ग्लिचेस जो है उसको ट्रेडिंग करते वक्त, जो आजकल ट्रेडिंग आप जानते ही हैं, ट्रेडिंग करते वक्त जो भी ग्लिचेस आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स जो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जो सेबी के अंतर्गत ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं उनको, तो ये जो है इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा कि क्लोज ओपन द पोजीशन एंड कैंसिल द पेंडिंग ऑर्डर इज इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन इन स्टॉक ब्रोकर्स एंड। अगर मान लीजिए स्टॉक ब्रोकर के एंड से अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो ये आपको मौका देगा कि आप अपने पोजीशन को कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर को क्लोज करवा सकते हैं अपने, या ओपन करवा सकते हैं अपने पोजीशन को। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके साइड से नहीं, बल्कि ये ब्रोकर के साइड से अगर इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं, अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है, उस क्षेत्र में आपको ये IRRA प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। तो इसको जॉइंट एक ये एडवेंचर है, जिसको बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ऑल स्टॉक एक्सचेंज के, ये इधर BSE, NSE, NCDEX, MCX, इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको MSE भी कहा जाता है, इनके द्वारा मिल के जॉइंटली डेवलप किया गया है।
तो इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है इसका इज टू मिटिगेट द रिस्क इन्वेस्टर बाय अलाउिंग देम टू अपॉर्चुनिटी टू मैनेज देयर पोजीशन एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन इन स्टॉक ब्रोकर एंड। तो इसका मेन यही है कि जितने भी जो ऑब्जेक्शंस है, जितने भी पोजीशंस को लेके वो स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जितने भी रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मिटिगेट करना, ताकि जो इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके और शेयर मार्केट स्मूथली रन कर सके।